भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उषा थोराट का रिश्ता 40 साल पुराना है। वो डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुकी है। उनका एक जिम्मा था करेंसी मैनेजमेंट। नोटबंदी के चलते करेंसी मिलने में भारत की जनता को बहुत समस्या आ रही है। हम उषा थोराट से जानते हैं कि ये समस्या क्यों है और आगे इकोनॉमी पे नोटबंदी की असर कैसी रहेगी। आप बता सकते हैं, आपने करेंसी मैनेजमेंट किया है, तो इतनी समस्या लोगों को क्यों आ रही है, लंबी लंबी कतार दिख रही है? शीला, ये बात है, ये क्यों ये लंबी लंबी कतार दिख रही है, क्योंकि आपको काफ़ी नोट्स, नए नोट्स चाहिए जिससे आप पुराने नोट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी लंबा प्रिपरेशन टाइम चाहिए। और ये भी है कि गुप्त रखने के कारण गवर्नमेंट के पास इतना टाइम भी नहीं दिया जा सकता था, मतलब रिजर्व बैंक को, कि इसको लीक न हो जाए। तो फिर भी काफ़ी हम लोग 86% जो नोट्स बोल रहे हैं कि उसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं और उसको रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसीलिए लोगों का तकलीफ हो रहा है कि क्योंकि हम लोग काफ़ी कैश बेस्ड इकॉनमी अभी भी हैं और इनफॉर्मल इकॉनमी भी उसका भाव भी, पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। रोज कितनी करेंसी छप सकती है और हमें ज़रूरत कितनी पड़ती है? अभी ज़रूरत इसके ऊपर है कि समझ लीजिए कि 15 बिलियन नोट्स जो था 500 रुपीज़ का और 1000 रुपीज़ का शायद 6 बिलियन नोट्स इन सर्कुलेशन था। उसमें आप इवन 50% रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको 8 बिलियन नोट 500 का ही चाहिए था। और अभी समझ लीजिए कि आप सितंबर, शायद नवंबर के बाद ही आपने छपना शुरू किया, फिर आपको काफ़ी महीने लग जाएंगे। पर आपने शायद अपना कैपेसिटी जो है, फुल कैपेसिटी पर 3 शिफ्ट भी लगा के आपने नोट छपवाना शुरू किया, तो उसको तो काफ़ी टाइम तो लगेगा ही। इसलिए लोगों का जो रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है खातों में कि आप 24,000 से ज़्यादा अपने खाते में से एक हफ्ते में नहीं निकाल सकते, इसके लिए ये रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है और लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा। पर आपके हिसाब से ये तकलीफ कब तक दूर हो सकती है? हाँ, अभी तक ज़्यादा लोग काफ़ी पेशेंट रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो 50 दिन में ये तकलीफ़ें दूर हो जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर तक। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और 2 महीना तो लग ही जाएगा। और लोगों को करेंसी को होर्ड नहीं करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ज़रूर ये प्रॉब्लम तो घट जाएगी और अपने पूरा सप्लाई जो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इसलिए अभी जो भी करेंसी उनके पास आ रहा है उसको खर्च करना ही इट्स एडवाइजेबल। आप जो ये नोट विड्रॉ हुआ है, नोटबंदी हुई है, उस फैसले से और जिस तरीके से हुई है उससे सहमत है? ऑब्जेक्टिव्स जो है नोटबंदी का वो है ब्लैक मनी निकालना, करप्शन निकालना और काउंटरफीटिंग निकालना। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव होगा कैशलेस जाओ, डिजिटाइज करो, पर मेन ऑब्जेक्टिव्स जो देखेंगे वो तो 3 ही हैं। और तीनों में ये जो मेजर है, इट कैन डील विद द प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जैसे फेक नोट्स का जो है, काउंटरफीटिंग के लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी फीचर डालना पड़ा है और हमने सुना है कि नए सिक्योरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। पर काउंटरफीटिंग तो इतना सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री बन गया है कि शायद बहुत दिन नहीं लगेंगे, शायद 6 महीना में, 1 साल में वो काउंटरफीटिंग, नए नोट का भी काउंटरफीट लोगों में ताकत है। अभी पकड़ा गया था चंडीगढ़ में 20 लाख का। मुझे लग रहा है कि काउंटरफीटिंग वो नहीं, मुझे नहीं यकीन हो रहा है, क्योंकि फोटोकॉपिंग में और नोट में फ़र्क है और लोगों को ये भी जानना चाहिए कि नोट का फीचर्स क्या होता है। उसमें आप जैसे मीडिया जैसे लोग अवेयरनेस भी दिलाना चाहिए। और नोट सॉर्टिंग मशीन्स भी है और उसमें मशीन रीडेबल फीचर भी हो सकता है जो मशीन में दिखाई देता है कि ये काउंटरफीट है। इसलिए सब बैंकों में, सब दुकानों में ये नोट सॉर्टिंग मशीन लगाए जाते हैं। तो काउंटरफीटिंग के लिए, और काउंटरफीटिंग के लिए बाकी भी तरीका है जो मतलब पॉलिटिकल और बाकी लेवल पर भी कर सकते हैं। जो ब्लैक मनी का जहाँ तक सवाल है,
सब लोग बोलते हैं कि ब्लैक कैश जो है, ब्लैक नोट जो है, वो तो पूरा ब्लैक वेल्थ का एक छोटा ही परसेंटेज है, और आप ब्लैक कैश को डील कर रहे हैं, पर आप ब्लैक वेल्थ को नहीं, उससे नहीं आप डील कर रहे हैं। तो मतलब जो प्रॉपर्टी है और गोल्ड है और फॉरेन अकाउंट्स है, तो ये सब मेजर्स भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा शुरू किया है और आगे भी करने की ज़रूरत भी है कि, पर इसमें सब में कॉन्ड्यूट कैश है। जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो लेते हैं, तो उसमें कैश के माध्यम से ही आपका वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। फिर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो ब्लैक वेल्थ बन जाता है और वो करेंसी जो है वो दूसरे हाथ में चला जाता है। तो इसीलिए ये करेंसी का महत्व है। तो आगे जाके ये ब्लैक वेल्थ का जो मतलब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में ब्लैक कंपोनेंट, वाइट कंपोनेंट या करप्शन जितना हो रहा है, वो सब कम होने के लिए तो लोगों का बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, लोगों का पूरा एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, और उसके लिए उनका यानी आप कह रही है कि जो नोटबंदी का स्टेप सरकार ने लिया है, उससे ये जरूरी नहीं है कि काला धन जिस तरह से सरकार चाहती है उस तरह से वापस आएगा। मैं बोल रही हूँ लोगों के मन में अभी नोटबंद के कारण क्या इंसेंटिव्स पैदा है, क्या कोई डर पैदा हुआ है, फियर्स है, मुझे लगता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसलिए उसके लिए जितना वो होगा, और ये भी है कि लोगों ने जो डिक्लेयर किया हुआ है उसमें आपका पूरा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, अपने अकाउंट में आपने कितना जमा किया है। फिर उसमें से टैक्स अथॉरिटीज़ बता सकते हैं कि आपके मतलब वो इनकम जस्टिफाइड है कि नहीं आपके अकाउंट्स को देखकर। इस साल शायद कैसे भी आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, पर अगले साल आप कर पाएंगे कि नहीं, उससे पता चलता है कि कौन से अकाउंट्स में जितना जमा हुआ है उससे ऊपर लीड लेके इनकम टैक्स के लोगों को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। उससे ये मन में जो कंटिन्यूअसली फियर रहेगा कि मेरा टैक्स इवेशन अडॉप्ट करूंगी तो मेरा मतलब मैं पकड़ी जाऊंगी। तो नेमिंग एंड शेमिंग भी थोड़ा सा होना चाहिए दोनों ऑफिशियल्स, टैक्स अथॉरिटीज़ में भी, और जो मतलब एक्चुअली टैक्स इवेड करते हैं। आपके अंदाज से कितना काला धन वापस आ सकता है सिस्टम में? काला धन या काला नोट? तो इसका तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पर अभी जो हमने सुना है 15-17 लाख करोड़ जो रुपये नोट्स इन सर्कुलेशन में थे, और उसमें 15 लाख करोड़ 500 और 1000 का डिनोमिनेशन था। और रिपोर्ट से रिजर्व बैंक का जो लास्ट रिपोर्ट था उसमें लिखा गया था कि 8 लाख करोड़ लोगों ने डिपॉजिट किया है और एक्सचेंज किया है, और इसका मतलब है कि 8 लाख करोड़ का आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ये तो सिस्टम में आ गया है। तो 7 लाख करोड़ आपका बाहर है, और कल हमने सुना कि ये फिगर जो 8 लाख करोड़ है वो अभी 12 लाख हो गया है। रिपोर्ट्स, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, पर समझ लीजिए कि ये जो 12 लाख करोड़ आ गया है उसका यही मतलब है कि ये नहीं कि ये ब्लैक मनी नहीं था, ये है कि जो ब्लैक मनी था वो अकाउंट में आ गया है और आपको एक्सप्लेन करने का। पर जो ब्लैक मनी बाहर है जो अभी तक नहीं आया है उसका वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। इसलिए एक किस्म से आप सोच सकते हैं इसका मेजर का सक्सेस यही है कि जितना वापस नहीं आता है वही एक्चुअली आपने उसको, उस वैल्यू को आपने नष्ट किया है नोटबंदी के कारण। तो अगर आप 12 लाख करोड़ कह रही है और 15 लाख करोड़ था, तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का मतलब आपने उसका नष्ट कर दिया है। पर ये नहीं फायदा, ये नहीं बोल सकते कि फायदा नहीं है, क्योंकि जो 12 लाख करोड़ जो हुआ है, मतलब थोड़ा सा फायदा हुआ है। नहीं वो तो फायदा है, पर ये 12 लाख करोड़ जो आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं इसका पूरा हिसाब दे सकता हूँ, तो वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेन। तो मतलब इनकम टैक्स के लिए वो तो दैट इज अ वेरी तो क्या ये आरबीआई के लिए एक तरह का बड़ा विंडफॉल गेन है? पैसे आरबीआई को मिले हैं, जो सरकार उम्मीद रखती है कि आरबीआई डिविडेंड देगा तो वो सोशल कामों में लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक अभी जो आप निकालेंगे अपना खाते में से कोई नोट, उसमें लिखा है
आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ ₹500। इसमें ये मतलब है कि रिजर्व बैंक का प्रॉमिस है एक्सचेंज में देने के लिए। मतलब आप 500 रुपया लेके आएंगे तो मैं शायद आपको 500 रुपया नोट आपको वापस करूंगी, या आप बैंक में जाके ये जमा करते हैं तो बैंक में आपका खाते में उतना इंक्रीज होगा, मतलब 500 रुपया आपका क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे ही बैंकों ने हमारे पास आके डालेंगे तो हमारा बैंकों का खाता हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। जो आरबीआई ने अभी तक किया है वो सेक्शन 26(2) में लीगल टेंडर का कैरेक्टर निकाल दिया है इन नोटों का। उसका मतलब यही है कि कोई ट्रांजैक्शन में ये सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। वही मतलब है लीगल टेंडर का। समझ लीजिए आपसे मैं खरीदती हूँ कुछ। समझ गई मैं कि सरकार ने आपको प्रॉमिस दिया है कि आप 500 की वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं इस नोट के जरिए। तो आप ये कहना चाह रही है कि ये जो नए नोट आए हैं 2000 के और 500 के, उसमें ये फीचर नहीं है कि सरकार गारंटी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी हमेशा बैंक नोट में गारंटी रहती। मैं तो सिर्फ ये फर्क बताना चाहती हूँ कि ये जो डीमोनेटाइज हो गया है वो नोट्स अभी कहीं आप दुकान में बाहर किसी के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगल टेंडर नहीं है। पर वो जो प्रॉमिस टू पे है वो अभी भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लास्ट डेट नोटिफाई अभी तक किया नहीं है जब आप रिजर्व बैंक के काउंटर पर उसको उस डेट के बाद एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर स्पीच में तो कहा था वो मार्च महीने की डेट, हाँ, पर वो तो लीगल नोटिफिकेशन में नहीं है और वो डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। जब तक वो नहीं नोटिफाई करते हैं तब तक रिजर्व बैंक का लायबिलिटी जारी रहता है। तो अगले आने वाले बजट में अभी जो कदम लिया है उसकी इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से हमें नहीं दिखेगी असर? नहीं, जरूर दिखेगी, क्योंकि जो लोगों ने अपने खाते में अपना कैश डाल दिया है पूरी असर नहीं दिखेगी। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि 15 लाख करोड़ में आपने 13 लाख करोड़ दे दिया है तो 30% तो उसमें ऊपर टैक्स भर के दिए होंगे, या तो टैक्स पेड अमाउंट्स थे कि नहीं थे वो भी पता चल जाएगा। और शायद अभी जो नया कानून निकाला गया है कि 50% आप उसमें डालेंगे और 25% आप डिपॉजिट में डालेंगे, तो इसके लिए तो इसी साल में आपको फर्क पड़ेगा। तो टैक्स रेवेन्यूज मुझे लग रहा है इसी साल में ही ज़्यादा हो जाएगा। जो अभी आपने बात बताई कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि कब तक 500 और 1000 के पुराने लीगल टेंडर रिजर्व बैंक प्रॉमिस टू पे, हाँ जी, वो उसकी तारीख तय नहीं है अभी। उसका मतलब क्या होता है सामान्य इंसान के लिए? उसका मतलब क्या होता है? सामान्य इंसान के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है, पर रिजर्व बैंक का लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट के ऊपर आप देखेंगे तो वो लायबिलिटी तब एक्सटिंग्विश होता है जब तक वो लास्ट डेट दिया जाता है किसी भी कानून में कि ये 31 मार्च का जो डेट अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है, और जब वो नोटिफाई हो जाता है तभी उस नोट्स को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। उसका इम्प्लीकेशन यही है कि ये जो नोट्स जो लायबिलिटी है लोग बता रहे हैं कि इसको एक्सटिंग्विश करके गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र होगा। ये मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल मालूम नहीं कहाँ से ये शुरू किया है। ये हाइपोथेटिकल है, अजम्पशन है, और ये इस चीज़ का अकाउंटिंग तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक का जो बैलेंस शीट है वो सामान्य कंपनी के बैलेंस शीट जैसे नहीं है। तो इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है और उसको सोच समझ के गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक को इसके ऊपर जो निर्णय लेना है उनको लेना पड़ेगा। तो एक सादे शब्द में मैं आपसे ये पूछूं कि जो सरकार या तो जो जिस तरीके से इस बात को लिया गया है या मार्केट किया गया है कि पैसे जैसे ही बैंक में आएंगे आपको आपके भले के लिए, समाज कल्याण के लिए उपयोग में आएंगे, ये इतना जल्दी होना संभव नहीं है जब तक आरबीआई की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट ने ये कहाँ ये मार्केट किया गया है कि ये तो मैंने ऑफिशियली किसी भी भाषण में मैंने सुना। मान्यता नहीं, मेरे हिसाब से जो टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू से आपको मिल रहा है उससे गवर्नमेंट कैन स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर। और समझ लीजिए कि 25% अभी ये
जो डिपॉजिट स्पेशल डिपॉजिट में डाल चुके हैं उसका भी गवर्नमेंट के ऊपर बजट के ऊपर असर होगा और उसके ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं। तो नथिंग इज टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम स्पेंडिंग। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट से ये जो लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हुआ है उससे गवर्नमेंट का फायदा होना वो इतना डिमोनेटाइजेशन का रीजन है। वो तो बिल्कुल गलत लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है मेरे ख्याल में, और तो मतलब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब ये जो सोशल मीडिया में मैसेज चल रहा है या एक तरह की समझ फैली हुई है कि जैसे ही रिजर्व बैंक के पास पैसा आएगा वो सरकार के पास जाएगा और आपके कल्याण के लिए आपके जनधन खाते में पैसे आएंगे, ये सारी मान्यता जो है जो फैली हुई है वो सही नहीं है। वो इतना जल्दी नहीं हो सकता, ये आप कह रही हैं। वो इतना जल्दी नहीं हुआ है, और जो पैसा जमा किया हुआ है दैट इज एक्चुअली कम इनटू द लीगल सिस्टम। जी, तो बाहर है उसी का हम लोग इनडायरेक्टली सोच रहे हैं कि उसका लायबिलिटी चला जाता है और उसका गेन होगा, पर जो खाते में आपने अपना पैसा डाला हुआ मतलब है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स बेस। जी, नोटबंदी के साथ साथ में माना जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप होते हैं, जैसे टैक्स रिफॉर्म आ सकता है या गोल्ड पॉलिसी में बदलाव आ सकता है या क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव आ सकता है। आपके हिसाब से अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अभी जैसे मैंने कहा था कि आपको ये ऐसे मेजर्स टैक्स में टैक्स रिफॉर्म, शायद एक मेजर जो ब्लैक मनी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो हाई स्टैम्प ड्यूटी है। शायद आप स्टैम्प ड्यूटी में कुछ रिफॉर्म लेके आ सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग ऑफिशियल रेट जो है वो जो ट्रांजैक्ट करते हैं उसी रेट के ऊपर डॉक्यूमेंट भी करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा और उसके लिए इंसेंटिव भी हो सकता है। और टैक्स रिफॉर्म में हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन जो इंडिया में है वो 30% ही है और काफ़ी कम है। तो टैक्स रिफॉर्म से रादर दैन दैट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हम ज़्यादा एफिशिएंट करेंगे और उसमें गवर्नेंस इम्प्रूव करेंगे और करप्शन रिड्यूस करेंगे, देन आई थिंक इट विल बी अ बिग रिफॉर्म। एज फार एज गोल्ड का जो पॉलिसी है उसमें तो हमने गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज के सब्स्टिट्यूट जैसा हो जाता है, और गोल्ड सेल्स में अभी पूरा ट्रैक तो होगा ज्वेलर्स के पास, और उससे आपको इंफॉर्मेशन भी आ सकता है कि लार्ज गोल्ड सेल्स किसने किया है, और फिर उसको रिपोर्ट करने से आपको अगेन वन सोर्स ऑफ ब्लैक मनी आप टैकल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोग ऑडिट ट्रेल जो बना रहे हैं गोल्ड के सेल्स में या प्रॉपर्टी के सेल्स में, ये सब लीड्स लेके गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। और जहाँ तक क्रेडिट पॉलिसी की बात है, अभी जो सिचुएशन है वो है बैंकों में डिपॉजिट एकदम बढ़ गए हैं, और बैंकों में डिपॉजिट एकदम बढ़ गए मतलब उनके पास ज़्यादा डिपॉजिट होने के कारण उन्होंने अपना डिपॉजिट रेट्स वैसे भी कम कर दिया है। आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1.9% डिपॉजिट रेट्स कम कर दिया है। अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं कि बैंकों ने लेंडिंग रेट्स कम किया है, पर वो तो मतलब थोड़े दिन का बात है। मुझे लग रहा है कि वो लेंडिंग रेट्स भी कम हो जाएंगे। इसलिए रिजर्व बैंक रेट मतलब कुछ करने के बिना ही रेट्स कम हो गए हैं सिस्टम में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम हो गए हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी कम हो गए हैं। तो वैसे ये असर हो गया है, मतलब पड़ा है असर ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। उम्मीद नहीं है, शायद ज़रूरत भी नहीं है, पर रिजर्व बैंक को ये अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के जरिए बिल्स इशू करने के लिए जो अनुमति दी है 6 लाख करोड़ तक, उससे आरबीआई ये मार्केट्स को काफ़ी स्टेबल रख सकते हैं। इससे इकोनॉमी पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ सकता है? शॉर्ट टर्म में ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको काफ़ी रिटेल ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में और एग्रीकल्चर में भी वेजिटेबल्स का पर्टिकुलरली प्राइसेस जो कम हो गए हैं, तो इसमें आपको इकोनॉमिक थोड़ा स्लोइंग डाउन तो होगा, ज़रूरी होगा इस क्वार्टर में भी और अगले क्वार्टर में भी। मीडियम टर्म में जैसे रीमोनेटाइजेशन हो जाता है, हमने बोला डीमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन जब हो जाता है
और लोग अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली, तब तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी शुड गेट बैक टू नॉर्मल।